इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 8 है खाद्य सुरक्षा, जिसका पहला प्रश्न है, क्या खेतों में काम करके रामू को नियमित आय होती होगी? क्या इस आय से वह पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर पाता होगा? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा नहीं, रामू को खेतों में काम करके नियमित आय नहीं होती होगी। वह लगभग 1,000 रुपये प्रति वर्ष कमाता है। इस क्षुद्र आय से वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कभी नहीं कर पाता होगा। 2 नंबर प्रश्न है, कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे की मृत्यु का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे की मृत्यु का कारण कुपोषण है। 3 नंबर प्रश्न है, सोमू अपनी उम्र में छोटा क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर होगा कुपोषण के कारण। 4 नंबर प्रश्न है, रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता? ऐसा क्यों है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमजोर पैदा होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नियमित रोजगार न होने से, पास में जरूरी पैसा के न होने के कारण रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। अभाव में रामू का परिवार कुपोषण का शिकार है। इसी कुपोषण के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमजोर पैदा होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सरला जन्म से ही कमजोर क्यों है? तो इसका उत्तर होगा सरला की माँ भी कुपोषण का शिकार थी। कुपोषित माँ की संतान होने से ही सरला जन्म से ही कमजोर थी। 6 नंबर प्रश्न है, किन चीजों की कमी के कारण कुपोषण होता है? तो इसका उत्तर होगा पौष्टिक भोजन जैसे दूध, घी, फल व उचित मात्रा में भोजन न मिल पाने के कारण कुपोषण होता है। 7 नंबर प्रश्न है, कुपोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कुपोषण के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, शरीर की वृद्धि का रुक जाना। दूसरा, खून की कमी का होना। तीसरा, मांसपेशियों ढीली होना या सिकुड़ जाना। चौथा, शरीर का वजन कम होना। पांचवा, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना। छठा, शरीर में सूजन होना। सातवां, कमजोरी महसूस करना। 8 नंबर प्रश्न है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकतर कुपोषण से क्यों ग्रसित होती है? तो इसका उत्तर होगा महिलाएं घर का ज्यादातर काम करती है और दिन रात काम करती रहती है। उस अनुपात में उन्हें उचित पौष्टिक आहार न मिलने से वे अधिकतर कुपोषण ग्रसित हो जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति के पास उचित और सम्मानजनक काम हो। उसे काम से उन्हें निश्चित और नियमित आय से, जिससे वे अपने परिवार को उचित और पौष्टिक भोजन दे पाएं। यही कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रथम शर्त है। द्वितीय, सरकार बिना काम या काम आय वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाए। यह लोगों का मौलिक अधिकार भी है। 10 नंबर प्रश्न है, आप अपने पड़ोस से या आंगनबाड़ी केंद्र जाकर निम्न सूचना एकत्र कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। बच्चे एवं महिलाओं का वजन क्यों लिया जाता है? वहाँ लोग किस प्रकार आहार लेते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा संकेत, यह परियोजना कार्य है, आपको स्वयं करना है। 11 नंबर प्रश्न है, अपने शिक्षिका व अपने घर के बड़े बूढ़े से जानकारी इकट्ठा करके अपने आसपास की ऐसी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिससे लोगों को रोजगार व आय की प्राप्ति हो रही है। तो इसका उत्तर होगा बेरोजगारी का कुपोषण से सीधा सीधा संबंध है। बेरोजगारी यानी आय से यानी पैसों से वंचित होना। बिना पैसों की पौष्टिक या साधारण पेट भर भोजन भी नहीं जुटता तो फिर कुपोषण होगा ही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का क्यों होना चाहिए? अपने संविधान में दिए गए अधिकार और प्रावधानों को ध्यान में रखकर इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा खाद्य सुरक्षा पाना लोगों का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें भारत का संविधान देता है। अतः खाद्य सुरक्षा के लिए लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का है। 14 नंबर प्रश्न है, क्या आपके घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है? अगर हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमारे घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि अनाज खरीदने के लिए बार बार खुदरा बाजार न जाना पड़े और थोक में अनाज सस्ते में मिल जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो इसका उत्तर होगा थोक में सस्ते में अनाज खरीदने के लिए। जब फसल नहीं हो तो यही बफर स्टॉक देश की जनता के कामों में आती है।
विशेषकर गरीब व कम आय प्राप्त करने वाले जनता को। 16 नंबर प्रश्न है, उचित मूल्य की दुकान तक अनाज कैसे पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सरकार उत्पादों से अनाज खरीद कर बफर स्टॉक में जमा करती है, गोदामों में अनाज का भंडारण करती है और उन गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचती है। 17 नंबर प्रश्न है, क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थितियां देखी है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, राशन दुकानों में सामान न होने की परिस्थिति में मैंने कई बार देखा है। 18 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में क्या दुकानदार सच बोल रहा है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, राशन दुकानदार अधिकतर झूठ ही बोलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, क्या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है? इसका उत्तर होगा हाँ, है। 20 नंबर प्रश्न है, इस राशन कार्ड से आपके परिवार में हाल में कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है? तो इसका उत्तर होगा बस की राशन तेल ही मिलता है हमें। 21 नंबर प्रश्न है, क्या आपके परिवार को राशन की चीज़ें लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनसे पता लगाएं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, राशन दुकानदार या तो सामान नहीं है कहेगा या फिर कभी कुछ राशन देगा तो कभी खराब क्वालिटी का। 22 नंबर प्रश्न है, आपकी समझ में राशन की दुकानें क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा, जनता को राशन उचित दर पर घर घर पहुंचाने के लिए हर मोहल्ले में राशन की दुकानें जरूरी है। 23 नंबर प्रश्न है, अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और ये जानकारियां प्राप्त करें, राशन की दुकान कब खुलती है, वहां पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है, वहाँ किस किस तरह के कार्डधारी आते हैं, वहाँ राशन कार्ड कहाँ से आता है, क्या इन दुकानों से सभी कार्डधारी के लिए एक समान मूल्य होता है, क्या राशन की दुकान अपने खुले बाजार की सामग्री की गुणवत्ता एवं मूल्य में अंतर होता है, पता लगाइए। लक्षित जन विवरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएम, एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय, वृद्ध लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती है। अपनी शिक्षिका से इस विषय पर जानकारी एकत्रित कीजिए। निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीज़ें का अलग अलग मूल्यों रखने में क्या कोई व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है, कारण सहित समझाएं। तो इसका उत्तर होगा, राशन दुकान सुबह शाम निश्चित समय पर खुलती है। कि राशन तेल, चावल, गेहूं, चीनी आदि एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कार्डधारी आते हैं। वहाँ राशन सरकारी गोदाम से आता है। नहीं, हर कार्डधारी के लिए अलग अलग मूल्य होता है। हाँ, खुले बाजार की वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होती है। राशन दुकान में अधिकतर खराब गुणवत्ता के सामान ही मिलते हैं। सामान्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड होते हैं, जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड होते हैं। यह तय करना ही पहले तो संभव नहीं होता कि निर्धन कौन है और गैर निर्धन कौन। कई बार तो समर्थ लोग भी निर्धन का कार्ड हासिल कर लेते हैं। ऐसे दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग चीज़ें का अलग अलग मूल्य रखने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इच्छा शक्ति और धैर्य हो दुकानदारों में तब संभव हो सकता है। 24 नंबर प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि सरकार का गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षित कराने का यह तरीका सही है, कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा नहीं, राशन दुकान सही ढंग से काम नहीं करती, उन पर निगरानी रखने वाले लोग भी भ्रष्ट ही होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि दामों का खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए? इसके लाभ तथा नुकसान पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऐसा किया जा सकता है। इसका लाभ होगा कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी उचित मूल्य पर राशन मिलेगा। नुकसान यह है कि समर्थ व्यापारी ज़्यादा राशन सस्ते दाम पर खरीदे, कहीं कालाबाजारी का धंधा कर राशन और महंगा न कर दे। 26 नंबर प्रश्न है, क्या कुछ लोग गलत तरीके से अपने आप को इस रेखा के नीचे प्रमाणित करने की कोशिश करते होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। हमारे गांव तो मुखिया के परिवार में सभी लोग के पास गरीब को मिलने वाला लाल कार्ड है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा जिनके पास रोजगार नहीं है और न ही कोई राशन कार्ड है। खेतिहर मजदूर और अनियमित मजदूर पाने वाले श्रमिकों के साथ ही यही स्थिति है, वे भी खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त हैं। 2 नंबर प्रश्न है, राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा सरकार तो घर घर स्वयं जाकर सबको राशन नहीं पहुंचा सकती, उसे भी इस काम के लिए किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। राशन की दुकान सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जन जन तक राशन की पहुंच होने के लिए राशन की दुकानें होना जरूरी है। 3 नंबर प्रश्न है, लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और
क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार तमाम लोगों को, विशेषकर बेरोजगारों को लक्षित कर उन्हें उचित रोजगार दिलाकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है। साथ ही बाजार पर नियंत्रण कर खाद्य वस्तुएं उचित दर पर आम लोगों को उपलब्ध कराने से भी यह काम हो सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरी राशन मिले, इतनी क्रय शक्ति उनकी हो कि वे अपने परिवार के लिए राशन खरीद सके। बाजार से या राशन दुकान से इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। यह सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। बिना खाद्य पदार्थ के वे जी कैसे पाएंगे और कम खाद्य पदार्थ मिलने से वे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, कुपोषण क्या है? कुपोषण से लोगों पर किस किस तरह के असर पड़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा शरीर को पूरी खुराक न मिल पाना ही कुपोषण है। कुपोषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वे कई बीमारियों के शिकार हो असमय ही कवलित हो जाते हैं। कुपोषण लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषित हो जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपके विचार में इनमें से किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद कई लोगों को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता? अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर होगा भारत में अनाज की मात्रा में तो कोई कमी नहीं है, पर सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ते रहते हैं। राशन दुकान वाले तक अच्छा अनाज पहुंचते भी हैं तो अच्छे अनाज वे बेच खाते हैं और लोगों को खराब अनाज खरीद कर देते हैं। इस खेल में उनकी जेब गर्म होती है। खुले बाजार में भी काफी राशन रहती है, फिर भी बड़े बड़े व्यापारी कालाबाजारी करने के लिए काफी खाद्य सामग्री छुपाकर संग्रहित करते किए रहते हैं। इसी कारण भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद कई लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। 8 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा राशन दुकानें के माध्यम से लोगों तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करवाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की समस्याएं हैं? आपके विचार में इन्हें हल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा सरकारी गोदाम से राशन दुकान तक अनाज समय पर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले में राज्य स्तर पर लोकपाल नियुक्ति कर राशन दुकानों की निगरानी करवानी चाहिए कि वे सही अनाज सही लोगों को सही दर पर ही दें। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।